हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। और कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम लोग एक सेशन लेने वाले हैं आपका, जिसमें हम लोग अप्रोक्स 200 क्वेश्चन के कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक तरीके से आपका रिवीजन सेशन रहेगा, वो स्पीड बूस्टर क्लास रहेगी जिसमें हम लोग सारी चीज़ें जो होती हैं उनको रिवाइज करेंगे। ओके, तो उसके लिए प्रिपरेशन आपको करते रहना है। ठीक है, अभी मैं आपको आरसी कंप्लीट करवा रही हूँ। अभी तक मैंने आपको सेट 4 प्रोवाइड कर दिए हैं, सेट 1 एंड 2। जो हमने सेट 1 और 2 किया था उसके अंदर हमने 50-50 क्वेश्चन किए हैं, मतलब 100 क्वेश्चन तो हम 2 सेट में कर चुके हैं। 30 सेट में आपको आई थिंक 20 क्वेश्चन मिले हैं और 4 सेट में आपको 15 क्वेश्चन मिले। तो ऐसे करके, और इससे पहले एक जो सेशन लिया था, एक पूरा वीक हमने कंप्लीट किया था, उसमें हमने मॉक टेस्ट लगाए थे। ठीक है, उसमें भी मिलाकर हम लोग अभी तक 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो पूरा आपका जो रिवीजन सेशन रहेगा वो उसी के ऊपर बेस्ड रहेगा, जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको करवाए हैं, क्योंकि सारे के सारे प्रीवियस पेपर में पूछे हुए हैं। तो जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है, पीडीएफ आपको दे दी गई है पहले से ही, तो उनको आप क्या कर लें, रिविज़न कर लें जल्दी से जल्दी, ताकि एग्ज़ाम ऐसा समझ कर चलो कि वो आपकी जो क्लास होगी अब 2 से 3 दिन में वो हो सकती है। ठीक है, मैं क्वेश्चंस रेडी कर रही हूँ, 2 से 3 दिन में होगी, तब तक आप पूरा रिवाइज कर लो इंग्लिश को। फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा आप कंसीडर करो कि आपकी एग्ज़ाम ही है, तो वो सारा अप्रोच अपन को वहाँ पर फॉलो हो जाएगा। ठीक है, और फिर कोई डाउट आता है तो फिर एक डाउट सेशन रख लेंगे। तो ऐसे करके हमारी इंग्लिश जो है यहाँ तक परफेक्ट चल रही है। जैसे इंग्लिश की क्लास होती है उसके बाद हम लोग सीडीपी का भी इसी तरीके से एक सेशन रखने वाले हैं, और एक सेशन अपन लोग ईवीएस का भी कर लेंगे। ठीक है, फिर फाइनल, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सीडीपी का 99% कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और जिन लोगों ने क्लास नहीं ली थी, जिनको ऐसा लग रहा है कि अभी भी हमारा सीडीपी पूरा कंप्लीट नहीं है, वो सीडीपी की क्लास ले लो, और नहीं तो आप कोई बात नहीं, आप खुद से सेल्फ भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और ईवीएस अभी अंतरिक्ष विज्ञान अपना चल ही रहा है, स्पेस साइंस, वो जैसे कंप्लीट होगा, 2 चैप्टर और बचे हुए हैं पेडागोगी में, ईवीएस पेडागोगी में, तो वो जैसे ही कंप्लीट होंगे सिलेबस हमारा डन है। ठीक है, ईवीएस पूरा मैंने आपको यूट्यूब पर ही करवाया है, तो आप बिल्कुल बेसिक यूट्यूब से जाकर 130 वीडियोस बनेंगे टोटल, उन 130 वीडियोस को धीरे धीरे जाकर विजिट करते रहना, 3-4 करके, तब तक हमारा ईवीएस का जो फाइनल एग्जाम वाली जो क्लास होती है वो क्लास भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलो तो आज क्या पढ़ने वाले वो चीज़ बता देती हूँ। आज हम लोग आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने वाले। एक दिन हमने पोयम की थी परसों के ही दिन, और आज हम लोग एक पैराग्राफ पढ़ेंगे। आज पैराग्राफ किसके ऊपर होगा? आज पैराग्राफ होगा द वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग लेडी, इनकरेजिंग लेडी ऑफ इंडिया, विच इज़ कस्तूरबा गांधी। ठीक है, उनके बारे में हमारा पैराग्राफ है। सीटेट की एग्ज़ाम में आपको एक बार इन्हीं के ऊपर पैराग्राफ आया था, तो आज हम वही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पीडीएफ आपको मॉर्निंग तक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, सो शैल वी स्टार्ट नाउ। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स आ गए होंगे। देखो यहाँ पर क्या है, आप लोगों को कमेंट करते रहना है, जैसे मैंने आपको बताया था, और एग्जैक्ट 9 PM आपको यहाँ पर अवेलेबल रहना है, क्योंकि जब 9 बजती है तब से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है, और आप लोग आते हैं 9:30 तक, तब तक तो क्लास ओवर होने का टाइम हो जाता है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, 9 PM है, मतलब कि आप 9 PM पर यहाँ पर रेडी हो जाएं। ठीक है, यहाँ पर एक भी मिनट, एक भी सेकेंड क्लास लेट नहीं होती है। ओके, चलिए, अब यहाँ पर हम लोग कस्तूरबा गांधी के बारे में पढ़ने वाले। मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया था ताकि आपके अंदर एक एनकरेजमेंट आए। हम लोग बोलते हैं ना, वो वीर रस वाली भावना है किसी भी। अब हम लोग बच्चों को क्या करते हैं, कोई भी आर्टिकल पढ़ाने से पहले उस आर्टिकल का थोड़ा सा आइडिया दे देते, ताकि बच्चों को पता चल जाए कि ये आर्टिकल किसके बारे में है। तो इसी तरीके से मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे दिया है। वैसे एग्जाम में जैसे ही आप फर्स्ट लाइन पढ़ोगे, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि आर्टिकल किसके बारे में। तो द महात्माज रिमार्केबल वाइफ। ठीक है, महात्माज रिमार्केबल वाइफ कस्तूरबा डिडंट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली, उनकी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है, उसको स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, इंट्रो वगैरह नहीं दिया गया है कि कस्तूरबा गांधी कौन है, महात्मा गांधी कौन है, बिकॉज एवरीवन नोज कि महात्मा जैसे ही नाम आता है हमें महात्मा गांधी ही याद आते हैं। तो द महात्माज रिमार्केबल वाइफ विथ कस्तूरबा डिडंट ऑब्जेक्ट व्हेन ही फेल्ड टू सेट असाइड एनी पार्ट ऑफ हिज वेल्थ फॉर द यूज ऑफ हरसेल्फ एंड देयर चिल्ड्रन। सी फर्स्ट लाइन क्या बोल रही है, अ महात्माज रिमार्केबल वाइफ, मतलब एक बहुत ही अच्छी लेडी थी। आपने देखा होगा क्लास 12th में, आई थिंक इनका एक चैप्टर भी था कि कस्तूरबा गांधी किस तरीके से बैक साइड हमारे जो गांधी जी उनको सपोर्ट करती थी। उनका सत्याग्रह मिशन हो गया, कोई भी उन्होंने जो आंदोलन किए उसमें हर साइड हर टाइम पर इन्होंने उन्हें सपोर्ट किया है। तो बहुत ही इनकरेजिंग और बहुत ही लीडिंग लेडी थी ये। जब जब गांधी जी जेल में थे तब तक इन्होंने बाहर रहकर पूरा मोर्चा संभाला था। तो इस तरीके से पूरा एक जो हमारा
ये जो आर्टिकल लिखा गया है उन्हीं की क्वालिटी के बारे में बताता है, ठीक है। तो महात्मा's रिमार्केबल वाइफ कस्तूरबा डिडंट ऑब्जेक्ट व्हेन ही फेल्ड टू सेट असाइड एनी पार्ट ऑफ हिज वेल्थ फॉर द यूज ऑफ हरसेल्फ एंड हर चिल्ड्रन। मतलब उन वाइफ ने, कस्तूरबा गांधी जो है, इन्हें नॉर्मली, जैसे हम लोग गांधी जी को बापू बोलते थे तो इन्हें हम लोग बा बोलते थे, ठीक है, बा, ठीक है, गुजराती में बाई बोलते, माँ और बा, इस तरीके से। तो ये जो कस्तूरबा गांधी थे, इन्होंने कुछ भी अपने लिए नहीं रखा, सब कुछ अपने जो सेट असाइड मतलब कि अलग रखना, फेल्ड टू सेट असाइड मतलब कि अपने लिए कुछ भी रखना, अपने लिए, हर सेल्फ एंड देयर चिल्ड्रन, उनके जो बच्चे थे उन बच्चों के लिए और खुद के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं रखा। जो सब कुछ था वो महात्मा गांधी का ही था, मतलब उन्हीं को दिया था, और जो महात्मा गांधी का था वो पूरा देश का था। मतलब इस तरीके से इनके पास जो है खुद के लिए कुछ भी नहीं था। तो पहली लाइन यहाँ से क्लियर होती कि उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ देश के लिए दान कर दिया, ठीक है। इनका पूरा समय, इनकी पूरी जिंदगी जो है देश को आज़ाद कराने में ही निकल गई थी। अ ट्रैंक्विल हीरोइन इन द इंटेंस ड्रामा दैट हैज़ बीन देयर लाइफ टुगेदर, Kasturba has followed her husband to prison, shared his 3 week fast and fully borne her share ऑफ हिज एंडलेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। एक लाइन ये पूरी है, मतलब एक पूरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। और अच्छा, सबसे पहले मैं देखते हैं कि ट्रैंक्विल का मीनिंग क्या होता है। ट्रैंक्विल मतलब कि बहुत ही शांत। एक ये शांत हीरोइन, मतलब एक हम बोलते हैं ना कि बिल्कुल साधारण सी महिला, जैसे गांधी जी साधारण से थे, ये वैसे ही साधारण सी ही थे। अ ट्रैंक्विल, शांत हीरोइन इन द इंटेंस ड्रामा दैट हैज़ बीन, वापस से मैं एक बार और पढ़ूंगी इसे, ठीक है, ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। That has been intense drama that has been their life together. Kasturba has followed her husband to prison, shared his 3 week fast and fully borne her share of this endless responsibility. अब ये लाइन हमें क्या बोल रही है? एक शांत हीरोइन जो इस दुनिया के जितने भी झमेले चलते हैं उसके अंदर उनके साथ अपना अच्छे से जीवन बिता रही थी, अच्छे से वो लाइफ स्पेंड कर रहे थे। कस्तूरबा हैज़ फॉलोड हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड को, ठीक है, अब मैं बार बार वो एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि उनके हस्बैंड को ने आपको अच्छे से बताया, अपने हस्बैंड को वो जेल में भी फॉलो करती थी। आपको पता है कितनी बार उन्हें जेल जाना पड़ा था। साथ ही में जब भी कस्तूरबा गांधी किसी भी आंदोलन में भाग लेती तो इनकी और अंग्रेजों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, इन्हें भी हर बार जेल में डाल दिया जाता था। और इनकी मृत्यु का रीज़न आप यही बोल सकते हैं कि इन्हें जब जेल ले जाया जा रहा था तब अचानक से इनकी तबीयत बिगड़ी और वहीं उनकी डेथ हो गई थी। इन्हें बहुत सारी बार नज़रबंदी में भी रखा गया क्योंकि इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, गांव-गांव जाकर ये महिलाओं को उत्साहित करती थी। तो बहुत समय तक इन्हें नज़रबंदी, मतलब ये किन्हीं भी इंसानों से, किन्हीं भी व्यक्तियों से नहीं मिल सकती है। तो जितना स्ट्रगल हमारा गांधी जी के द्वारा किया गया देश को आज़ाद कराने में, उतना ही स्ट्रगल उनके पीछे, मतलब सपोर्टिव रूप में किसके द्वारा किया गया? कस्तूरबा गांधी के द्वारा किया गया। तो ये लाइन हमें क्या बोल रही है कि एक शांत हीरोइन वो क्या करती है, अपनी लाइफ, अपने जो पेरेंट्स के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करती है। हमेशा अपने हस्बैंड को उन्होंने, सॉरी पेरेंट्स बोला मैंने, हस्बैंड है, ठीक है, अपने हस्बैंड को हमेशा वो फॉलो करती है, प्रिजन में, जेल में भी फॉलो करती है। शेयर्ड हिज 3 week फैक्ट एंड फुली बोर्न हर शेयर ऑफ द एंडलेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब वो जेल में थे तब उन्होंने बाहर उनके जितने भी आंदोलन चल रहे थे, जितने भी सभाएं वगैरह थी, सभी को मैनेज करने का कार्य किसके द्वारा किया गया? कस्तूरबा गांधी के द्वारा। एंडलेस मतलब कि जिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिनका कोई अंत नहीं होता है, उनको निभाया गया किसके द्वारा? कस्तूरबा गांधी के द्वारा। यहाँ तक क्लियर है, कुछ ज़्यादा नया चीज़ नहीं बताई गई है। उनके स्ट्रगल के बारे में बताया हुआ है कि उन्होंने किस किस तरीके से स्ट्रगल किया था। बस एक क्वालिटी यहाँ पर बताई गई है कि वो काफ़ी शांत थी, लेकिन अंग्रेज़ों को बात करने में भी उनसे डर लगता था। अंग्रेज़ इतना डरते थे कस्तूरबा गांधी से, क्योंकि ये इस तरीके से पॉजिटिवनेस, एक इनकरेजमेंट के साथ लोगों को अवेयर करती थी, गाँव-गाँव जाकर लोगों को जागरूक करती थी। जब वो आंदोलन वगैरह में होते थे तब लोगों की हेल्प करती थी। तो इस तरीके से अंग्रेज़ इनसे काफ़ी डरते भी थे और कैसे भी करके वो इनको अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। तो हमेशा कुछ ना कुछ हम लोग बोलते हैं कि ऐसे चलता रहता था इनके बीच में कि कभी जेल में डाल दिया, कभी क्या हो गया। तो इस तरीके से पूरा इनका लाइफस्टाइल चलता था। आगे बात करते हैं, शी हैज़, ठीक है, शी हैज़ पेड गांधी द फॉलोइंग ट्रिब्यूट। अब उन्होंने गांधी जी के लिए कुछ कहा है, ठीक है। अब कौन ने? कस्तूरबा गांधी अपने गांधी जी मतलब अपने हस्बैंड के बारे में कुछ कह रही है, वो लाइन्स अपन को पढ़ना है। आई थैंक यू, मतलब वो गांधी जी को थैंक यू बोल रही है। आई थैंक यू फॉर हैविंग हैड द प्रिविलेज ऑफ बीइंग योर लाइफ लॉन्ग, I thank you for having had the privilege of being your lifelong champion and
हेल्प मेट, मतलब कि मैं आपके बहुत थैंकफुल हूँ, मतलब मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया करती हूँ कि आप मेरी लाइफ में हैं, आप मुझे हमेशा मदद करते हैं, आप मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मतलब अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोल रही है वो, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि हमेशा लोग क्या चाहते हैं, हमेशा खुद का अपना अच्छा सा घर हो, बच्चे हो अच्छे से पढ़े लिखे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है देश को डेडिकेट कर दी थी। ठीक है, जिस झोपड़ी में जहाँ पर ये रहते थे उसको भी अंग्रेज़ों के द्वारा जला दिया गया था, उनके घर में उनके बच्चे भी सो रहे थे। तो इस तरीके से इनकी पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल में ही निकल गई है। फिर भी कस्तूरबा गांधी यहाँ पर गांधी जी को थैंक यू बोलती है। आई थैंक यू फॉर हैविंग हैड द प्रिविलेज ऑफ बीइंग योर लाइफ लॉन्ग कैंपियन एंड हेल्पमेट। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं हर पल ज़िंदगी में आपका साथ दे रही हूँ। आई थैंक यू फॉर द मोस्ट परफेक्ट आई थैंक यू फॉर द मोस्ट परफेक्ट मैरिज इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन ब्रह्मचर्य सेल्फ कंट्रोल। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या था, जब इनकी शादी हुई थी, यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इनकी सगाई जो होती, मतलब पहले से फिक्स हो जाता था पुराने समय में कि किसकी शादी किसके साथ होगी, सगाई पहले से कर दी जाती थी। तब गांधी जी जो है वो 6 साल के थे और कस्तूरबा जो है वो 7 ईयर्स की थी, तभी इनकी बोल सकते हैं कि सगाई कर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है फिर थोड़े समय बाद इनकी शादी हो गई, 13 साल में इनकी शादी हो गई थी। उसके बाद जैसे ही इनकी शादी हुई, महात्मा गांधी इंग्लैंड चले गए थे अपनी पढ़ाई करने के लिए, तो फिर ये अकेले ही उनकी माँ के साथ काफ़ी साल बिताती है। किसकी? गांधी जी की माँ के साथ उनके घर पर बहुत साल ये अकेले रहती है। ठीक है, तो ये बोलती है कि ये जो मैरिज थी ये वर्ल्ड बेस्ट मैरिज थी। आई थैंक यू फॉर हैविंग कंसिडर्ड मी यूर इक्वल इन योर लाइफ वर्क फॉर इंडिया। मतलब ये थैंक यू बोल रही है, आई थैंक यू फॉर हैविंग कंसिडर्ड मी, मुझे चुनने के लिए, मुझे अपने साथ रखने के लिए, यू आर इक्वल, आपके बराबर करने के लिए, इन योर लाइफ वर्क फॉर इंडिया, जैसे कि आप अपनी इंडिया अपने भारतवासियों के लिए काम करते हैं, मुझे भी उसमें अपना योगदान देने के लिए आपने आगे रखा, उसके लिए वो थैंक यू बोलती है। ठीक है, कि जैसे आप देश के लिए काम कर रहे हैं वैसे भी आपने मुझे भी मौका दिया कि मैं भी देश के लिए काम कर सकूं, इसके लिए आपको थैंक यू है। आई थैंक यू फॉर नॉट बीइंग वन ऑफ दोज हस्बैंड्स। आई थैंक यू वापस से मैं पढ़ूंगी यहाँ पर, आई थैंक यू फॉर नॉट बीइंग वन ऑफ दोज हस्बैंड्स हु स्पेंड देयर टाइम इन गैम्बलिंग। मैं थैंक यू करती हूँ कि आप उन हस्बैंड्स में से नहीं हैं, आप उन पतियों में से नहीं हैं जो गैम्बलिंग जुआ वगैरह खेलते हैं। ठीक है, उसके बाद है रेसिंग वुमन वाइन एंड सॉन्ग टायरिंग ऑफ हिज चाइल्डहुड टॉयज, मतलब कि इस तरीके से कि आप उन पतियों में से नहीं हैं जो अपनी ज़िंदगी को जुआ खेलने में, वाइन सॉन्ग, इन सारे जो लत होती है उनके अंदर स्पेंड कर देते हैं। ठीक है, आप उनमें से नहीं हैं, मैं इसके लिए आपका बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। ठीक है, हाउ थैंकफुल आई एम दैट यू वर नॉट वन ऑफ दोज एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द लेबर ऑफ द अदर्स। आई एम थैंकफुल, मतलब हाउ थैंकफुल आई एम, मतलब मैं कितनी ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि यू वर नॉट, आप नहीं हैं, वन ऑफ दोज एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द लेबर ऑफ अदर्स, जहाँ पर लोग क्या करते हैं, दूसरों का शोषण करके खुद का जीवन यापन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाते हैं, धनाढ्य होते हैं, तो आप उनमें से नहीं हैं, इसके लिए भी मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, एक बार और पढ़ लेती हूँ मैं। हाउ थैंकफुल आई एम दैट यू वर नॉट वन ऑफ दोज एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द लेबर ऑफ अदर्स, जहाँ पर आप दूसरों का शोषण नहीं करते हैं, ऐसा आपकी प्रवृत्ति, इसके लिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाउ थैंकफुल आई एम दैट यू पुट गॉड एंड कंट्री बिफोर ब्राइब्स, दैट यू हैड द करेज ऑफ योर कन्विक्शन एंड अ कंप्लीट एंड इम्प्लिक्ट फेथ इन द गॉड। अब यहाँ पर क्या लाइन बोल रही है, एक बार और अपन इसको पढ़ेंगे। देखो वापस से अपन पढ़ रहे हैं। हाउ थैंकफुल, मतलब कि वो वापस से गांधी जी को थैंक यू बोल रहे हैं। हाउ थैंकफुल आई एम दैट यू पुट गॉड एंड कंट्री बिफोर ब्राइब्स। ब्राइब्स मतलब एक तरीके से आप घूसखोरी बोल सकते हो, हम लोग लेते हैं ना भ्रष्टाचार में, हम लोग क्या करते हैं, पैसा देकर काम करते हैं, तो आपने उससे क्या करा है, ब्राइब्स मतलब जो भी ये चीज़ें होती है उससे पहले अपने देश और अपने भगवान को रखा है, तो ये एक बहुत मोरल वैल्यूज़ होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर बताइए, उसके लिए भी उन्होंने उनको गांधी जी को थैंक यू बोला है, मतलब एक समझ लो कि एक लेटर है ये, जहाँ पर वो गांधी जी की प्रशंसा करे, उनको डायरेक्टली नहीं बोलते हुए यहाँ पर उन्होंने इसके थ्रू बोला है। हाउ थैंकफुल आई एम दैट यू पुट गॉड एंड कंट्री बिफोर ब्राइब्स, दैट यू हैड द करेज, आपके अंदर वो साहस था, करेज का मतलब होता है साहस, दैट यू हैड द करेज ऑफ
कन्विक्शन एंड अ कंप्लीट एंड इम्प्लिक्ट फेथ इन द गॉड, मतलब कि मतलब कि यहाँ पर बोला गया है कि आपके अंदर वो साहस है कि जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, गॉड में बहुत ज़्यादा फेथ का मतलब होता है विश्वास रखना। ठीक है, आप भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं भगवान से डरो, मतलब कि भगवान जैसी कोई चीज़ है वो एग्जिस्ट करती है, मतलब कि वो आस्तिक प्रवृत्ति के हैं। ठीक है, जहाँ पर उन्होंने बोला है कि वो गॉड और कंट्री को, मतलब भगवान को और देश को हमेशा ब्राइब से और इन सारी चीज़ों से ऊपर रखते हैं, भगवान में वो विश्वास करते हैं। ठीक है, वो बहुत ही आस्तिक प्रवृत्ति के हैं। हाउ थैंकफुल आई एम, ठीक है, यहाँ से पढ़ रहे हैं अपन, हाउ थैंकफुल आई एम फॉर अ हस्बैंड, मतलब कि यहाँ पर उन्होंने वापस से शुक्रिया किया है। दैट पुट गॉड एंड इस कंट्री बिफोर मी, जिन्होंने मुझसे भी पहले अपने देश और अपने भगवान को रखा है। यहाँ पर उन्होंने बताया था कि घूसखोरी वगैरह से भी ऊपर उन्होंने गॉड और कंट्री को रखा है, और मुझसे यानी कि कस्तूरबा गांधी उनकी वाइफ से भी ऊपर उनके लिए प्रायोरिटी पर कौन है, उनके भगवान है और उनका देश है। तो इसके लिए भी उन्होंने क्या किया है, गांधी जी को थैंक यू बोला है। आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई एम ग्रेटफुल, देखो एक चीज़ आपको यहाँ से समझ में आएगी कि ग्रेटफुल के साथ ऑफ नहीं लगता है, ग्रेटफुल के साथ हमेशा टू लगता है। ठीक है, प्रिपोजिशन कौन सा लगता है, तो इंग्लिश का एक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर टॉलरेंस ऑफ मी एंड माई शॉर्ट कमिंग ऑफ यूथ व्हेन आई ग्रम्बल्ड, देखो व्हेन आई ग्रम्बल्ड एंड रीबेल्ड, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है तो पहले एक बार पूरा पढ़ते हैं, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। शॉर्ट कमिंग ऑफ यूथ व्हेन आई ग्रम्बल्ड एंड रीबेल्ड अगेंस्ट द चेंज यू मेड इन आवर मोड ऑफ लिविंग फ्रॉम सो मच एंड सो लिटिल। अब देखो यहाँ पर कुछ अलग बात निकल कर आई है। आई एम ग्रेटफुल, मैं आपकी थैंकफुल हूँ, मैं आपका शुक्रिया करती हूँ। टॉलरेंस का मतलब होता है एक तरीके से सहन करना। ठीक है, ऑफ मी, मुझे सहन करना, वो अलग सेंस देगा। यहाँ पर पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं, एक एक शब्द का मीनिंग समझा देती हूँ मैं आपको, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि ये सेंटेंस यहाँ पर क्या बोल रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम आरसी पोएम वगैरह करते हैं तो हमें एग्जैक्ट मीनिंग ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। पैराग्राफ किसके बारे में, उसके रिलेटेड, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर मीनिंग ढूंढना होता है। तो देखो क्या चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है, आई एम ग्रेटफुल टू यू, है ना, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर tolerance of me and my shortcoming of youth when I grumbled and rebelled against the change you made in our mode of living from so much and so little। मैं आपकी थैंकफुल हूँ कि आप मुझे बियर करते हैं, आप मुझे सहन करते हैं जब भी मैं आपका विरोध करती हूँ। ग्रम्बल्ड का करना, जब भी मैं आपसे शिकायतें करती हूँ। देखो वाइफ का नॉर्मली वर्क होता है कि जो भी पति काम कर रहे होते हैं उसमें वो बताती है कि ये कार्य सही नहीं है, या फिर शिकायत करना, तो ये नॉर्मल चीज़ें होती है। तो मैं आपकी थैंकफुल हूँ कि जब भी मैंने आपसे किसी भी चीज़ के लिए शिकायत करी हो, या फिर रिबेल्ड का मतलब होता है कि किसी भी कार्य के विरुद्ध जाकर, जैसे कि कोई पुरानी प्रथा चली आ रही है, ठीक है, तो उसके विरुद्ध जाकर कार्य करना। तो नॉर्मली किसी भी व्यक्ति के द्वारा, दूसरे व्यक्ति के द्वारा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है कि आप अपनी धार्मिक प्रथाओं या फिर ये जो सत्ता चली आ रही है इसके विरुद्ध जाकर कार्य क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि व्हेन आई ग्रम्बल्ड, जब भी मैं ग्रम्बल्ड करती हूँ, जब भी मैं आपसे शिकायतें करती हूँ, एंड रिबेल्ड, जब भी मैं आप जब किसी भी चीज़ के या किसी भी सत्ता के विरुद्ध जाकर कुछ कार्य करते हैं तो मैं आपको रोकती हूँ, मैं आपसे शिकायतें करती हूँ। अगेंस्ट द चेंज यू मेड इन अवर मोड ऑफ लिविंग, जब भी आप हमारी ज़िंदगी में या फिर रहने सहने के तरीके में आप कुछ भी चेंज करते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तो मैं आपसे शिकायतें करती रहती हूँ, फिर भी आप मुझे अच्छे से सुनते हैं, मेरे इस बिहेवियर को एक्सेप्ट करते हैं, सहन करते हैं। ठीक है, बियर करना, हस्बैंड उनकी बात को सिर्फ सुन लेते, ना लड़ाई करना ना झगड़ा करना, क्योंकि वो गांधी जी जो है काफ़ी शांत प्रवृत्ति के थे। तो इसके लिए भी उन्होंने उनको थैंक यू बोला है कि जब भी मैं आपसे शिकायतें करती हूँ, जब आप हमारी ज़िंदगी में कुछ चेंज करते हो, मोड ऑफ लिविंग चेंज करते हो, थोड़ा बहुत या बहुत बड़ा भी, तब भी आप बिल्कुल शांत रहकर सब चीज़ों को सुनते हैं, मुझे टॉलरेट करते हैं। इसके लिए मैं भी आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, जो भी पैराग्राफ में था एज इट इज़ मैंने यहाँ पर पढ़ दिया है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। देखो एक थोड़ा सा पैराग्राफ और बचा हुआ है। एज अ यंग चाइल्ड आई लिव्ड इन योर पेरेंट्स होम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब वो छोटे थे तो वो तो इंग्लैंड चले गए थे गांधी जी। अब उनकी जो वाइफ थी कस्तूरबा गांधी जो थी, वो कहाँ पर रहती थी, उनकी माँ के पास रहती थी। एज अ यंग चाइल्ड, यंग एज में ही शादी हो जाती थी, मैं आपके पेरेंट्स के यहाँ रहती थी। योर मदर वॉज अ ग्रेटफुल एंड गुड वुमन, वो गांधी जी को बता रही है कि आपकी माता जी जो है बहुत ही अच्छी और बहुत अच्छी, मतलब बहुत ही महान और बहुत अच्छी इंसान थी। ठीक है, शी ट्रेंड मी, उन्होंने मुझे ट्रेन किया, क्योंकि देखो बच्चों के अंदर एकदम से कोई समझ नहीं आती है। आप लोग बाल विकास पढ़ते हो तो देखो जब इनकी शादी हुई थी, जस्ट इन्होंने किशोरावस्था एडोलसेंस स्टेज में
प्रवेश किया था, तो एकदम से दुनियादारी की समझ होना ये इनके अंदर नहीं थी। तो शी ट्रेंड मी, उन्होंने मुझे ट्रेंड किया। टॉट मी, टीच का सेकंड फॉर्म है टॉट मी, उन्होंने मुझे पढ़ाया। हाउ टू बी अ ब्रेव, एक ब्रेव बहादुर कैसे बना जाता है। करीजियस मतलब साहसी, बहादुर और साहसी पत्नी कैसे बना जाएगा। एंड हाउ टू कीप द लव एंड रिस्पेक्ट ऑफ हर सन, मतलब मैं अपने पति की कैसे रिस्पेक्ट करूँगी, ठीक है, उनको कैसे प्यार करना है। ये सारी चीज़ें मतलब कि एक अपना जो हस्बैंड होते हैं उनके लिए एक जो डेडिकेशन होता है, वो चीज़ें सारी उन्होंने किससे सीखी, उनकी माताजी से सीखी। किसकी माताजी से, गांधी जी की माताजी से सीखी, ठीक है। माय फ्यूचर हस्बैंड, वही ऑफ हर सन मतलब कि उनके माता का पुत्र, यानी कि मेरा पति, कस्तूरबा गांधी का पति, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। एज अ यंग चाइल्ड, जब मैं एज अ यंग चाइल्ड, मैं जब एक यंग चाइल्ड थी, आई लिव्ड इन योर पेरेंट्स होम, मैं आपके पति के यहाँ पर, मैं आपके पेरेंट्स मतलब माता पिता के यहाँ पर रहती थी। योर मदर वॉज अ ग्रेट एंड गुड वुमन, शी ट्रेंड मी, उन्होंने मुझे ट्रेंड किया। टॉट मी, उन्होंने मुझे पढ़ाया कि हाउ टू बी ब्रेव, एक बहादुर एक साहसी पत्नी कैसे बना जाता है, कैसे उस मेरे सन को, यानी कि ऑफ हर सन मतलब कि कैसे उनके पति को, यानी कि माय फ्यूचर हस्बैंड को कैसे लव करना है, कैसे उन्हें रिस्पेक्ट देनी है। ये सारी चीज़ें उन्होंने मतलब आपके पेरेंट्स ने, आपकी माता जी ने ही मुझे सिखाई है। एज द ईयर्स पास्ड एंड यू बिकम द इंडियाज मोस्ट बिलव्ड लीडर, मतलब कि जैसे जैसे साल निकलते गए आप दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड लीडर, मतलब कि सभी के द्वारा प्रेम किए जाने वाले लीडर बन चुके हैं, ठीक है। पैराग्राफ समझ में आया। पैराग्राफ में क्या बताया गया है, कस्तूरबा गांधी के बारे में बताया गया है, ठीक है। पहले तो थोड़ा सा उनकी लाइफ के बारे में डिफाइन करते हुए उन्होंने अपने हस्बैंड को कैसे थैंक यू बोला है, वो चीज़ें, और किस किस चीज़ के लिए बोला है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। तो इसमें 2-3 नए नए वर्ड्स थे, ग्रम्बल्ड करना, शिकायत करना, रिबेल्ड करना, मतलब कि किसी सत्ता में परिवर्तन लाना है, जो चीज़ पहले से चली आ रही है उसके अंदर परिवर्तन लाना, ठीक है। क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ काफ़ी अभियान चलाए थे, ठीक है। उसमें बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिले होंगे, ठीक है। सत्ता की सत्ता चेंज हो जाती है, उनकी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आए, तो ये सारी चीज़ें आती है इसके अंदर, ठीक है। करेजियस का मतलब होता है साहसी और ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसके नीचे जो भी टफ वर्ड्स थे उनका मैंने हिंदी मीनिंग लिख दिया है, तो आप वहाँ से भी जब आप एग्जाम टाइम में रिवीजन करोगे तो आपको आसानी होगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड कस्तूरबा रिएक्ट टू गांधीज विल, ठीक है। सबसे पहली लाइन में हमने पढ़ा था कि कस्तूरबा गांधी ने अपने और अपने बच्चों के लिए, जो उनके बच्चे थे उनके लिए कुछ भी नहीं रखा, जो भी था सब कुछ वो उनके लिए देश को समर्पित था। तो हाउ डिड कस्तूरबा रिएक्ट टू गांधीज विल, शी डिसाइडेड टू डिस्कस द मैटर विथ हर पेरेंट्स, शी लेफ्ट क्वाइट अनहैप्पी, शी वॉज एस्टोनिश्ड, या शी एक्सेप्टेड हिज डिसीजन विदाउट आर्ग्यूइंग। तो यहाँ पर क्या चीज़ थी कि गांधी जी जो है, गांधी जी की जो विल थी, जो भी उनके पास जो कुछ भी था, उसको कस्तूरबा गांधी ने कैसे एक्सेप्ट किया, उस पर कैसे रिएक्ट किया। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप सभी यहाँ पर कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, आपको पैराग्राफ से क्या चीज़ें समझ आई। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, शी एक्सेप्टेड हिज डिसीजन विदाउट आर्ग्यूइंग। उन्होंने अपना जो एक्सेप्ट किया, जो भी उनके पास था, जो भी चीज़ें थी, जो उन्हें मिला, जो अधिकार उन्हें मिले, जो नहीं मिले, उस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट किया विदाउट आर्ग्यूइंग, बिना किसी बहस के। आर्ग्यू का मतलब होता है झगड़ा करना, बहस करना। आर्ग्यू मतलब नॉर्मली बहस करना होता है, तो बिना किसी बहस के उन्होंने जो कुछ भी उन्हें मिला था अपने पति के द्वारा, अपनी फैमिली के द्वारा, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो शी एक्सेप्टेड हिज डिसीजन विदाउट आर्ग्यूइंग इसका सही आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कस्तूरबा इम्प्रेस्ड द ऑथर मोस्ट बिकॉज शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कस्तूरबा इम्प्रेस द ऑथर मोस्ट बिकॉज शी। तो ऑथर कस्तूरबा गांधी से क्यों बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ है, वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। स्टूड बाय हिम थ्रू ट्राइंग टाइम्स, वॉज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ ह्यूमिलिटी, नेवर क्वेश्चनड हर हस्बैंड डिसीजन, वॉज एट इज बैक एंड कॉल। तो हमने पढ़ा था कि जब वो जेल में भी थे तब भी वो गांधी जी को सपोर्ट करते थे, ठीक है। 3 वीक्स तक कंटिन्यू उन्होंने बाहर का जितना भी काम था सब कुछ संभाला। तो इससे पता चलता है कि उन्होंने कभी भी गांधी जी के मतलब गांधी जी के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाया, जो भी उन्होंने डिसीजन था उसके ऊपर कभी भी क्वेश्चन नहीं उठाया। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेवर क्वेश्चन हर हस्बैंड्स डिसीजन। जो भी वो डिसीजन लेते थे,
चाहे वो सत्याग्रह आंदोलन हो, नमक आंदोलन हो, जितने भी आंदोलन थे जब भी उन्होंने किए, हमेशा ये आगे रहकर लोगों को अवेयर करने का काम कस्तूरबा गांधी के द्वारा किया गया है। कभी उन्होंने ऐसे क्वेश्चन नहीं उठाए कि ये क्यों कर रहे हैं इस तरीके से। ओके, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हस्बैंड गिव्स टू वाइसेस मोट कस्तूरबा फील। जब हस्बैंड इस तरीके का बिहेवियर करते तो कस्तूरबा को कैसा फील होता था? सैड, डिसगस्टेड, फ्यूरियस या फिर अनहैप्पी। सभी लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, क्वेश्चन को आप समझो कि जब वाइसेस का, सबसे पहले तो मैं आपको वाइसेस का मीनिंग बता दूं, वाइसेस से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। वाइसेस मतलब होता है कि कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या फिर कुछ ऐसी बुरी चीज़ों की लत लग जाना, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बोला था वाइन और इस तरीके की लत लग जाती है। तो जब इस प्रकार की एक्टिविटी हस्बैंड के द्वारा की जाती है तो कस्तूरबा गांधी को कैसी फीलिंग आती थी? जब हस्बैंड इस तरीके की एक्टिविटी में लिप्त हो जाते हैं, ब्राइबरी, घूसखोरी और जितनी भी चीज़ें होती है, जो बुरी लत होती है, क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, उसके अंदर यदि लिप्त हो जाते हैं तो कस्तूरबा गांधी के थॉट्स, उनके विचार क्या थे? सैड थे, डिसगस्टेड थे, फ्यूरियस थे या फिर अनहैप्पी थे? तो देखो, अनहैप्पी मतलब कि वो खुश नहीं होती थी, सैड बहुत दुखी हो जाती थी, फ्यूरियस मतलब बहुत गुस्सा उनको आता था, या डिसगस्टेड मतलब कि उनको एक अच्छा फीलिंग नहीं आता था, उन्हें ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, एक तरीके से ऑकवर्ड लगती थी। तो आपको क्या लगता है पैसेज को पढ़ने के अकॉर्डिंग कि कैसा उन्हें फील होता होगा? आप सभी यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि देखो डायरेक्टली पैसेज में कुछ भी नहीं बोला गया है कि उन्हें कैसा फील होता था। आप चाहे तो एक बार पैसेज पर मूव कर लेते हैं अपन लोग। कहाँ पर हमने ये वाली चीज़ पढ़ी थी कि देखो, ये वाली लास्ट लाइन यहीं पर थी कि आई थैंक यू फॉर नॉट बीइंग आउट वन ऑफ दोज हस्बैंड्स हु स्पेंड देयर टाइम इन गैम्बलिंग। ठीक है, जुआ, रेसिंग, वुमन, वाइन एंड सॉन्ग, टायरिंग इन द चाइल्डहुड टॉयज़। इसके अंदर उन्होंने अपना जीवन नहीं बिताया, तो उन्होंने थैंक यू बोला है। तो आपको यहाँ से एक अप्रोच फॉलो करनी है, मतलब एक आइडिया आपको होना चाहिए कि उनकी थिंकिंग किस तरीके की है। तो पूरा पैराग्राफ पढ़ने से वो चीज़ पता चलती है कि वो किस तरीके का सोचती है। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? वो डिस्गस्टेड टाइप फीलिंग करती थी, मतलब उन्हें चीज़ें ऑकवर्ड सही नहीं लगती थी। ठीक है, कि ये क्या चीज़ है, ये वाइसेस क्या है, ये बुरी लत क्या होती है। ठीक है, क्योंकि कुछ फ़ायदा तो होना नहीं है, मतलब कुछ अच्छी चीज़ हो तो जिसको फॉलो किया जा सके, जैसे कि गॉड की बोलते हैं ना, प्रे करना। ठीक है, और देश के लिए कुछ काम करना, ये कुछ अच्छी चीज़ें होती है जिससे दे लाइक फील्स गुड, मतलब अच्छा फीलिंग उन्हें आता है। लेकिन बट अभी ऐसा हो नहीं रहा था। ठीक है, तो ये उन्हें कैसा फील होता था? डिस्गस्टेड टाइप उनकी फीलिंग थी इसको लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्तूरबा बाई, मतलब कस्तूरबाज रिलेशनशिप विथ हर मदर इन लॉ। उनकी जो मदर इन लॉ है, उनकी सास के साथ उनका रिलेशन कैसा था? जैसे मैंने आपको बताया था, काफ़ी साल तक वो उनके साथ रही थी। इनफॉर्मल था, रिस्पेक्टफुल था, फॉर्मल था या फिर कन्वेंशनल था? कैसा था वो? उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करती थी। उन्होंने उस लेटर में लिखा भी था कि आई एम थैंकफुल टू योर मदर, मैं आपकी माता जी की बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मतलब वो वहाँ पर उनके घर पर रहती थी, तो वो उनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि वो उन्होंने काफ़ी शिक्षा उनको दी है बचपन से, मतलब एक तरीके से समझ लो कि जब समझने वाली जो एज होती है तब उनकी शादी हो गई थी। तो कैसे ब्रेव बनना है, कैसे करेजियस बनना है, साहसी बनना है, तो सारी शिक्षा जो है उनकी सास के द्वारा दी गई है, गांधी जी की मदर के द्वारा दी गई थी। तो वो उनको कैसा फील करती थी? रिस्पेक्ट, उनके लिए उनके मन में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट था, आदर था। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, द ऑथर एटीट्यूड टू कस्तूरबा इज़। जब ऑथर ने ये लिखा है कस्तूरबा गांधी के बारे में, एक आर्टिकल छापा है, तो अब ये बताइए कि ऑथर का एटीट्यूड किस तरीके का था? एम्बिवेलेंट था? ये भी अपन को, जैसे अपन ने आर्टिकल, ये पैराग्राफ पढ़ा है तो उसके बेसिस पर ही रिजल्ट निकलेगा। एम्बिवेलेंट, सिंथेटिक, कमेंडेटरी या फिर न्यूट्रल? अब मैं आपको थोड़ा सा हिंदी मीनिंग बता दूं, इसका तो आप खुद से पहचान सकते हो यदि आपको एम्बी का मीनिंग पता है। एम्बी का मीनिंग होता है कि जिसकी एक मिक्स क्वालिटी होती है। हम बोलते हैं ना एम्फीबियन, जो जल पर भी रहता है, ज़मीन में भी रहता है और जल के अंदर भी रहता है। ठीक है, दोनों जगह रह सकता है। कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया। ठीक है, तो ये जिसके अंदर दो तरीके की, दो स्पेशल क्वालिटीज़ होती है और मोर देन टू क्वालिटीज़ होती है, उसे हम लोग एम्बी से शो करते हैं। अब यहाँ पर एम्बीवेलेंट की अपन बात कर रहे हैं, तो एम्बीवेलेंट मीन्स होता है, वैलेंट मतलब कि कहीं ना कहीं व्यवहार, एटीट्यूड की बात हो रही है, तो मिक्स व्यवहार है। मतलब कि वो कस्तूरबा गांधी के बारे में ऑथर क्या सोचता है, तो कुछ उनकी वो ऐसी तरीके की फीलिंग है कि कभी अच्छा भी है उनका बिहेवियर और कभी बुरा भी है, दो तरीके का बिहेवियर है। तो आपको ऐसा कुछ लगा क्या पैराग्राफ पढ़ने से कि कहीं उन्होंने कुछ गलत व्यवहार किया है किसी के साथ, या उन्होंने अपने पति को कभी गलत बोला है? तो एम्बिवेलेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, मिक्स व्यवहार नहीं था, एक पॉजिटिव एटीट्यूड था।
सिम्पैथेटिक मतलब कि कस्तूरबा गांधी के प्रति उन्होंने सहानुभूति प्रकट करी है क्या? सहानुभूति हम लोग कब प्रकट करते हैं, जब उनके साथ कुछ बुरा हुआ हो तो हम लोग सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग सहानुभूति दिखा रहे हैं कि देखो इनके साथ कितना बुरा हुआ है। नहीं, उन्होंने तो उनका करेज जो था, साहस जो था, उसकी स्टोरी बताइए कि कैसे उन्होंने अपने पति को सपोर्ट किया, कैसी सिचुएशन में, जब वो जेल में थे तब भी वो बाहर का सारा मैनेज कर रही थी, अपने छोटे बच्चों को संभालना और अपना घर संभालना, साथ ही जितने भी आंदोलन हो रहे पूरे देश को संभालने का कार्य उन्होंने किया था। तो सिम्पैथेटिक भी नहीं लग रहा है। कमेंडेटरी मतलब एक तरीके से जितना भी कस्तूरबा का जो मैसेज था अपने हस्बैंड को लेकर वो हमारे सामने शो किया है, मतलब एक तरीके से कमांड बेस्ड वर्क हो गया है। ठीक है, जो कस्तूरबा गांधी है उन्होंने गांधी जी के लिए क्या मैसेज दिया है वो चीज़ हमें शो करी है। न्यूट्रल का मीनिंग यदि ये भी समझ नहीं आ रहा है तो इसको स्किप करो, नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ो। न्यूट्रल कि ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ठीक है, इसमें ये ऑप्शन और ये ऑप्शन बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, यदि आपको बोल दे कि इसका अपोजिट क्या होता है तो आप यहाँ पर न्यूट्रल लगाकर आ सकते थे। मिक्स्ड बिहेवियर और नॉन बिहेवियर मतलब कि ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। यहाँ पर ऑथर को कुछ समझ ही नहीं आया कि कस्तूरबा गांधी का बिहेवियर कैसा था, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा कमेंडेटरी ही बनेगा, जिसका मीनिंग होता है कोई कमांड बेस्ड वर्क करना। तो यहाँ पर यही हुआ था, कस्तूरबा गांधी का पूरा मैसेज जो है बताया गया था गांधी जी को लेकर कि वो उनके प्रति उनकी फीलिंग कैसी थी, वो क्या सोचती थी गांधी जी के बारे में, जहाँ पर उन्होंने कस्तूरबा गांधी को प्रायोरिटी ना देते हुए भगवान और देश को प्रायोरिटी पर रखा था। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द वर्ड ट्रैंक्विल एज यूज्ड इन द मैसेज इन द पैसेज मीन्स। ट्रैंक्विल मैंने आपको बताया था, ट्रैंक्विल क्वीन थी वो, अपन ने देखा था ना स्टार्टिंग की जो फर्स्ट सेकंड लाइन में ही अपन ने देख लिया था कि ट्रैंक्विल क्वीन है वो। तो ट्रैंक्विल क्वीन का मीनिंग यहाँ पर हमने देखा था, ट्रैंक्विल हीरोइन था ये। तो यहाँ पर हमने देखा था कि काफ़ी शांत रहते हुए भी उन्होंने अपने लाइफ दोनों ने बहुत अच्छे से स्पेंड करी है। तो ट्रैंक्विल का मीनिंग कहीं ना कहीं शांत होता है। तो अब ऑप्शन पे अपन आते हैं, ऑप्शन नहीं पढ़े थे अपन ने अभी। देखो, द वर्ड ट्रैंक्विल एज यूज्ड इन द पैसेज मीन्स मतलब वो शांत थी। तो शांत का मीनिंग यहाँ पर क्या है? काम मीन्स शांत होता है, लॉयल मीन्स ईमानदार होता है, सोबर मतलब सिंपल, सोबर हम बोलते हैं ना कि बहुत सिंपल सोबर रहता है, साधारण सा बिल्कुल। जेंटल मतलब कि एक जेंटल बिहेवियर आता है ना, बिल्कुल नॉर्मल वाला, जेंटली बिहेव करना। तो यहाँ पर ट्रैंक्विल क्वीन का मीनिंग है, ट्रैंक्विल क्वीन का मीनिंग हो जाएगा हमारा काम से काफ़ी शांत थी वो। सही आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, कोई डाउट नहीं होगा अभी तक। आई होप मैं ऐसा मानकर चल रही हूँ कि पूरा पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू लाइफ लॉन्ग। वहाँ पर हमने देखा था कि लाइफ लॉन्ग उन्होंने उनका साथ दिया था, गांधी जी कस्तूरबा गांधी जो है दोनों साथ साथ थे, लाइफ लॉन्ग एक दूसरे की मदद करी, एक दूसरे को सपोर्ट किया है। इसका अपोजिट, इसका उल्टा क्या है? जब भी आप ये क्वेश्चन करें तो ये भी देखिए कि आपसे सिमिलर पूछा हुआ है या सिनोनिम या फिर अपोजिट पूछा, अभी उल्टा पूछा हुआ है, एंटोनिम पूछा हुआ है। तो लाइफ लॉन्ग का अपोजिट क्या हो जाएगा? ब्रीफ, वीक, आर्डेंट या फिर टेम्परेरी। तो अभी देखो, लाइफ लॉन्ग मतलब कि लाइफ लॉन्ग साथ देना, पूरे जीवन भर साथ देना। यदि लोग जीवन भर साथ नहीं देते तो कुछ समय के लिए साथ देते हैं। अब हिंदी में कर लो कि कुछ समय के लिए साथ देना मतलब थोड़े से टाइम के लिए साथ देना, मतलब कि टेम्परेरी हेल्प करना। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एकदम से ऑप्शन भी कंफ्यूज कर सकते हैं तो हिंदी निकाल लो इसका। लाइफ लॉन्ग मतलब जीवन भर साथ देना और टेम्परेरी मतलब कि कुछ समय के लिए, अल्प समय के लिए हम लोग किसी की मदद कर रहे हैं, किसी को साथ दे रहे हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक ये 29। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये यहाँ पर हमारा पैराग्राफ से लिया हुआ है पूरा, उसकी एक लाइन को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और यहाँ पर अंडरलाइन था। एनी पार्ट ऑफ हिज वेल्थ में पार्ट आपका कौन सा स्पीच है? ठीक है, कौन सा स्पीच है, जैसे हमारा नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल जितने भी होते हैं उसमें से पार्ट आपको क्या शो कर रहा है? पार्ट क्या है? तो पार्ट एक तरीके का नाउन है। ठीक है, हम वो पढ़ते हैं ना, देखो ये तो मैंने हिंदी मीनिंग लिखे हुए हैं। हम लोग जब पढ़ते हैं कि नाउन की पहचान कैसे करेंगे, एडजेक्टिव की पहचान कैसे करेंगे, एडवर्ब की पहचान कैसे करेंगे, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है, आई एम एडजेक्टिव, इसमें जैसे जैसे भी आपको शब्द मिलते जाए वैसे वैसे आप इस फॉर्मूला में, इस फंडा में फिट करते जाए। आई एम एडजेक्टिव, माई नाउन, और तीसरा ऑप्शन है वर्क एडवर्बली। ठीक है, तो अब आपको देखना है, अब आप यहाँ पर लगा कर देखो, आई एम पार्ट, क्या मैं एक टुकड़ा हूँ? आप कभी टुकड़े हो सकते हो? नॉट पॉसिबल। तो आप एडजेक्टिव, मतलब ये जो पार्ट है वो एडजेक्टिव नहीं है। क्लियर? सेकेंड वाला ट्राई करें, माई नाउन, माई पार्ट, ये मेरा पार्ट है, ये मेरा हिस्सा है, फिट हो रहा है, मतलब कि ये चीज़ आपकी क्या है यहाँ पर? ये चीज़ आपकी नाउन है। वर्क एडवर्बली, अब एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब की विशेषता बताते हैं।
ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव या खुद एडवर्ब की विशेषता बताते हैं वो हमारे एडवर्ब होते हैं, विशेषण होते हैं। तो वर्क, वर्क पार्टली, वर्क पार्ट, वर्क आधा, ये कैसी चीज़ है? तो ये भी सेट नहीं हो रही है। तो क्या चीज़ आपको सेट हुई यहाँ पर? ये सिर्फ ये माय नाउन, मतलब माय पार्ट, ये मेरा हिस्सा है, दिस इज़ माय पार्ट, दिस इज़ माय पार्ट, दिस इज़ माय हिस्सा। तो ये चीज़ यहाँ पर परफेक्ट जम गई है। तो ये माय क्या मतलब, माय लगा कर देख लो, माय नाउन मतलब कि माय पार्ट, तो ये चीज़ हमारी क्या हो गई? नाउन हो गई। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है पहचानने की। तो कैसे करना है शॉर्ट ट्रिक आप लिख लो, क्योंकि इसी तरीके के और भी क्वेश्चन आए तो आप क्या हो, आप एक तरीके के एडजेक्टिव हो। एडजेक्टिव क्या होता है? जो प्रशंसनीय होता है, लाइक मैं ये हूँ, आई एम बिनोवोलेंट, आई एम वो, आई एम वो, जो भी आपको एडजेक्टिव लगता है तो ये आपकी एक प्रशंसा है। तो आई एम लगा दो, आपकी खुद की क्वालिटी हो गई है, ठीक है। माय नाउन, दूसरे नंबर पर आप लिख लो माय नाउन, और तीसरे नंबर पर आप लिख लो वर्क, एक एडवर्बली, ठीक है। ये आप देख लेना, स्क्रीन पर शो नहीं होगा, वर्क एडवर्बली। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या होंगे, आपको ज़्यादा ग्रामर के देखने को नहीं मिलेंगे। वो एक आरसी देंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देंगे, उसमें ही आपको सिनोनिम, एंटोनिम और पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले एक आरसी को सॉल्व करने का अप्रोच अपन सीख चुके हैं, और आई विल ट्राई कि ज़्यादा से ज़्यादा सेशन में हम लोग आरसी कंप्लीट करें, ताकि एक हैबिट बन जाए कि जैसे ही आरसी दिखे, लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आरसी हमेशा छोड़ कर आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बट आप ये भी तो देखो कि एक आरसी सॉल्व कर लिया तो 7 से 8 क्वेश्चन उसी टाइम बन जाएंगे। डिपेंड करता है कि आरसी कैसा है। आरसी यदि बहुत इजी है तो हम लोग आरसी को बिना देखे अप्रोच कर सकते हैं। एक आरसी मैं आपको बताऊंगी, सीटेट में पूछा हुआ है। मैंने आपको एक बार बताया भी था शायद, किसी एक जो है हमारे देश के लिए काम करने वाले राजा राम मोहन राय, हाँ, उन्हीं का पूछा हुआ था। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो आसानी से बन रहे थे। जब आपको लगे कि एग्जाम में कम टाइम बचा है, अब पेपर सॉल्व करने का या क्वेश्चन आंसर करने का टाइम नहीं बचा है, तो उस टाइम पर आप क्या करते हैं, पैराग्राफ नहीं पढ़ते हुए भी डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। सिनोनिम, एंटोनिम्स तो आपको याद होते हैं, तो आप वहाँ पर आसानी से टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन ट्राई करेंगे कि 1-2 दिन में वही वाला पैराग्राफ ले ले, ताकि वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए कि जब कम समय रहे एग्ज़ाम में तो कैसे टैकल करना है, कैसे पेपर को सॉल्व किया जाता है। ओके, और एक कल होमवर्क भी दिया था मैंने आपको, तो मैं होमवर्क वाला क्वेश्चन अभी आपको बता देती हूँ। देखो, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग लेस एम्फेसिस ऑन, मतलब कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होती है जहाँ पर हम लोग LSRW और अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं उस लैंग्वेज के ऊपर, मतलब उस लैंग्वेज के ऊपर हमारी कमांड अच्छी होना चाहिए, मतलब कि हम लोग कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग करें, टीचर हमको कम्युनिकेटिव वे में पढ़ा रहा है। लेस एम्फेसिस मतलब सबसे ज़्यादा जोर किसके ऊपर रहता है, लेस का मतलब होता है कि एक तरीके से किस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा हमने देखा है कि लैंग्वेज के ऊपर फोकस किया जाता है, कि आप कैसे पढ़ रहे हो, किस तरीके से पढ़ोगे, क्या अप्रोच आप फॉलो करोगे, तो वो चीज़ है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। लैंग्वेज यूज़ जो होता है कि लैंग्वेज, भाषा का प्रयोग किस तरीके से करना है, कैसे उसको अपनी सिचुएशन, अपनी जो डेली नेचुरल जो लाइफ है उसके अंदर लेकर आना है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चीज़ें क्लियर है यहाँ पर। चलो, अब आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स जो है जो इस 9 PM वाले सेशन को अटेंड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सेशन हम लोग कंटिन्यू तभी रख पाएंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसे देखेंगे। तो आप पर्सनली यहाँ पर कमेंट करके बताएं, कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके बताएं बाहर कि किन किन स्टूडेंट्स ने इसे शेयर किया, ताकि पर्सनली मैं आप सभी को थैंक यू भी बोल सकूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तभी हमें ये सेशन को करने में मज़ा आएगा, ठीक है। ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं तो डबल एनर्जी के साथ हम लोग सेशन बनाते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े सेशंस बनते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए और कमेंट करिए कि हाँ, हमने ये सेशन शेयर किया है, ओके, ताकि पर्सनली आपको नेक्स्ट सेशन में थैंक यू बोला जा सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि अभी जो है लेयर 3 एजुकेशन के द्वारा एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की गई है, ठीक है। तो आप उसे जाकर बाय भी कर सकते हैं, यदि आपको लगता है कि हमें प्रैक्टिस करनी है तो उसमें आपको पूरा पेपर बताया जाएगा, ठीक है। और कैसे बाय करना है, कैसे उसे आप परचेसिंग करेंगे, कैसे वो पेपर लगाएंगे आप, क्या ऐप यूज़ होगी, वो सारी चीज़ें आपको वीडियो के थ्रू बता दी जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, एक वीडियो की लिंक रखी हुई है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, नहीं तो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर भी आप पूरा देख सकते हैं कि किस तरीके से हमसे बातचीत कर सकते हैं, हमारी टीम से कम्युनिकेट कर सकते हैं कि वीडियो जो टेस्ट सीरीज
चीज़ है उसको कैसे परचेज़ किया जाता है। यदि आप ऑनलाइन क्लासेस बाय करना चाहते हैं, चाहे वो CDP की हो, चाहे मैथ्स की हो, चाहे इंग्लिश की हो, इंग्लिश पेडागोगी की हो, कोई भी क्लासेस यदि आप परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए गए हैं वहाँ से वो क्लासेस बाय कर सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से क्लासेस को बाय किया जाता है, ठीक है। और क्या क्या फ़ीचर्स, क्या क्या क्वालिटीज़ रहेगी क्लासेस की, कैसे मिलेगी, ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, वो सारी डिटेल आप वहाँ जाकर जो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डेमो सारे यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। डेमो क्लासेस प्लेलिस्ट में बना दी गई है, ठीक है, जो हम लोग यहाँ यूट्यूब पर प्रोवाइड करते हैं। वहाँ डिस्क्रिप्शन में सभी एक क्लास की लिंक दे दी गई है, आप डेमो यूट्यूब की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और यदि आपको क्लासेस बाय करना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और यदि आपको कोई भी डाउट आ रहा है रिलेटेड टू माय सब्जेक्ट, यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, ठीक है। जिनके पास टेलीग्राम है, टेलीग्राम ग्रुप है CTET MPTET लेयर 3 करके, वो मुझे पर्सनली वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि जब भी हमारे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड लाइक EVS का है तो EVS का डालिए, EVS का जैसे ही हमारा सेशन होगा हम लोग डाउट सेशन भी रखेंगे जिसमें आपके जितने भी डाउट्स होते हैं वो अभी तक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश का होगा तो आप इंग्लिश के सेशन में सॉल्व करने को देखेंगे, ठीक है। CDP का हुआ तो हम CDP के कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी डाउट आते हैं आप लोग मुझे टेलीग्राम पर सेंड करें, ताकि वहाँ पर हम लोग जो आपके डाउट रहते हैं उसी का एक PDF बनाते हैं और वही सारे डाउट हम लोग क्लास में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और बाकी जिन भी स्टूडेंट के अभी तक डाउट थे, 1-2 डाउट प्रीवियस 2-3 दिन के डाउट छोड़कर मैंने सारे डाउट सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। तो वो वाली टेंशन भी नहीं रहेगी कि यदि आपको डाउट आता है तो आप किससे पूछेंगे, वो भी आपके यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड प्लीज़ 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 आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि किन किन स्टूडेंट्स ने सेशन को शेयर किया है। ओके, थैंक यू वेरी मच।